जी मुस्कान जी, बिल्कुल। जिस तरीके से एक देश एक चुनाव एक टेस्टेड एंड ट्राइड प्रक्रिया है। हमें पता है 52 से लेकर 76 तक किस तरीके से पूरे देश में लोकसभा इलेक्शंस, आपके कॉरपोरेशन इलेक्शंस, म्युनिसिपल इलेक्शंस, ग्राम पंचायत, ये सभी लगभग 6 महीने के अंतराल में हर जगह हो जाता था। और एक एक ट्राइड और टेस्टेड प्रक्रिया है। उसके बाद जो भी आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में जैसे कहा था कि जो भी आर्टिकल्स हैं संविधान के 172 या 173 या 368(2) के तहत इसकी इसके लिए राज्यों से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, तो वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में जो समिति बनी है, हम्म। वो निश्चित तौर पे जब अपनी रिपोर्ट पेश करेगी तो ये इन सारे विषयों पर उस समय चर्चा होगी। और जो भी देश के लिए उचित होगा, जो भी राज्यों के साथ एक समन्वय बना के जिस किस हिसाब से चला जाए, वो जहां तक पॉसिबल होगा वो किया किया जाएगा। ठीक है। मुन्ना खान जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि एक देश एक चुनाव पर कांग्रेस अभी तक सहमति नहीं जता रही है, लेकिन लॉ कमीशन ने इसको लेकर कई सुझाव दिए हैं, उन सुझावों पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक देश एक कानून का सवाल नहीं है। अब सवाल यह है कि देश में किस तरीके से, अब देश में एक नारा बहुत ही ज्यादा गूंज रहा है और जितने भी हमारे महागठबंधन के लोग, हमारे इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर के ये बता रहे जनता को। अब एक देश एक कानून की बात नहीं है, अब ये है एक नेता एक सेठ। अब एक नेता कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। एक सेठ कौन है? अडानी जी। किस तरीके से साढ़े 9 साल से लगातार नेता एक सेठ के लिए काम कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी अडानी के लिए काम कर रहा है, तो ये देश की जनता बखूबी देख रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात, कभी भी प्रेजेंट टाइम की बात भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कभी भी नहीं की गई कि अभी यथा स्थिति देश की क्या है, युवा की क्या है, किसान की क्या है, जवान की क्या है, महिलाओं की क्या है। नहीं, अगर आप इनसे सवाल करोगे तो ये 20 वर्ष पीछे ले जाएंगे या 10 वर्ष आगे की बात करेंगे। प्रेजेंट टाइम में ये बात करने की बात ही छोड़ चुके हैं, प्रेजेंट टाइम की बात नहीं करते। अभी बात वन नेशन वन इलेक्शन की है, तो हाँ। अब इसका मसला 2026 है, 2029 है। अगर महिला बिल की बात करें, वो 2030 है, 2031 है। युवा की रोजगार की बात करें कि 20 वर्ष बाद दिखेगा आपको, 10 वर्ष बाद दिखेगा मैंने युवाओं के लिए क्या किया, जवान के लिए क्या किया। अरे भाई, पीड़ित युवा अभी है, आप बात 10 साल बाद की करते हो। अभी जवान पीड़ित है, आप बात 10 साल बात करते हो। किसान की आत्महत्याएं बढ़ रही है, बात आप 10 साल बाद की करते हो। तो मैं समझता मुस्कान हूँ जी, भारतीय जनता पार्टी को यह मुझे समझना लग रहा चाहिए। है कि मुन्ना खान जी बस देश में एक ही जवान को देख रहे हैं, वो है मैं आ रही राहुल हूँ आपके गांधी। पास, एक वो बार उनकी वो बात पूरी व्यक्ति होने दीजिए। जरूर पीड़ित है। नहीं नहीं, बिल्कुल एक जवान है राहुल गांधी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने के नाक में दम कर रखा है। अब लॉन्चिंग ये की उसकी युवाओं का कितनी, देश है, यहाँ 45% युवा है। मुन्ना खान जी, उनकी सोचन शक्ति अगर युवाओं के प्रति है तो स्वाभाविक है युवाओं के अंदर उसका क्रेज है। और 2024 में ये क्रेज आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से। अभी 5 राज्य के चुनाव भी है, सेमीफाइनल के तौर पे देखा जाता है, तो मित्र हमारे वो भी पता लग जाएगा कि युवाओं का क्रेज राहुल गांधी में है नहीं है, राहुल गांधी जी देश के नेता है या नहीं है, वो पता लग जाएगा। और आपको कर्नाटक में भी पता लग चुका है, हिमाचल में भी लग चुका है कि किस तरीके का आपको मुंह की खानी पड़ रही है। तो ये बातें सारी देखने की बात है कि देश की जनता के नजरों में है, देश की जनता समझ रही है कि देश का भविष्य किन दल के हाथ में है, कौन सा ऐसा नेता है जो हमारे दुख को, दर्द को समझ सके, कौन सा ऐसा नेता है जो सिर्फ उद्योगपति की बात गांधी की करता बात है। हम नहीं कर रहे हैं मुन्ना खान जी, हम राहुल गांधी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। उसी एक देश एक चुनाव में यही है, ये एक देश एक चुनाव का नारा लगा है, लेकिन देश में हकीकत यही चल रहा है कि एक नेता एक सेठ, एक नेता एक सेठ के लिए काम कर रहा है। तो वाकई ये चौकीदार है जो मालिक की चौकीदारी कर रहा है। तो अब ये देश की जनता आप समझ एक चुका देश है एक कि चुनाव का मालिक कौन है, समर्थन करते नेता हैं या कौन है। नहीं मुन्ना खान जी? कांग्रेस का क्या कहना है इस पर? इसमें वन नेशन वन इलेक्शन में कतई समर्थन नहीं करते, क्या? क्योंकि यहाँ हर राज्य के मिजाज अलग है। आप बताइए, अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो तो फिर जो जितने विधानसभा चुनाव है उसका क्या होगा?
अगर कोई उसके लिए सरकार तो बीच सुझाव में दिया गिर गया जाती ना है तो संविधान फिर में उसका संशोधन चुनाव करने के कैसे बाद। होगा? उसके लिए सुझाव दिया गया है, संविधान में संशोधन करने के बाद कई विधानसभाएं भंग होगी और उसके बाद सभी चुनाव एक साथ होंगे। कई विधानसभाएं भंग नहीं होगी, सभी विधानसभाएं भंग होगी। फिर ये खर्च जो उठेगा ये देश के ऊपर खर्च उठेगा। जो 52 लाख करोड़ रुपए कर्ज थे हिंदुस्तान पे, आज 100 मोदी सरकार जवाब, ये भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है मुन्ना खान जी, आगे बढ़ते हैं। बलदेव राज जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी भी इसका समर्थन करती नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल जब भी मंचों पर गए हैं तो उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि एक देश एक एजुकेशन एक शिक्षा क्यों नहीं होती है। आज 8 बजे तो ऑलरेडी टाइम दे। जी बलदेव जी। देखिए बिल्कुल सही बात कही आपने। देखिए आम आदमी पार्टी इस विषय पे जरूर अपना जो वक्तव्य है वो रख रही है। हम बात कर रहे हैं, माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कई मंचों से कहा है कि इलेक्शन से फायदा क्या है, देश की जनता का फायदा क्या है, वो भाजपा पार्टी क्यों नहीं बता रही है। और उस फायदे को कैसे माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने बताया है कि एक देश एक एजुकेशन, ये क्यों नहीं होने चाहिए। एक देश एक इलाज, इसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक देश और एक दोस्त या एक देश एक सेठ, इसकी जरूर बात करती है। और रही बात ये जो आ रहे हैं आजकल की एक देश एक चुनाव, कभी ये यूसीसी की बात करते हैं, कभी ये महिला बिल की बात करते हैं, कभी विपक्षी गठबंधन ने इंडिया नाम रख लिया तो उसको बदलने चले हैं। उसको भी आजकल इंडिया भी नहीं बोल पा रहे हैं, उसको भी इंडी बोल रहे हैं। तो ये सारे चुनावी जो ये फेंक रहे हैं जुमले, महिला बिल आ गया वो लागू नहीं होगा, ये इसको ला रहे हैं ये भी अभी 2024 में लागू नहीं होगा। तो ये केवल जनता को चुनावी फायदा जनता से कैसे लिया जाए, वो एक स्टंट के तौर पे काम किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, एक देश एक चुनाव पे सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पूर्व जज हो गए, जो भी कानून के सलाहकार हैं उनके हो गए, जो मुख्यमंत्री हैं, जो भी संयोजक हैं पार्टियों के, सबकी सर्वदलीय एक बैठक होनी चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन उस चर्चा में मुद्दे होने चाहिए देश में। जो भयानक आर्थिक असमानता पिछले लगभग 10 साल होने जा रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी ने देश में पैदा कर दी है, उसके लिए जिम्मेदारी या उसके आगे देश कैसे बढ़ेगा उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। हजारों स्कूल सरकारी बंद हो रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। इलाज इतने महंगे हो गए हैं कि गरीब जो इंसान है वो इलाज नहीं कर पाता है, महंगी महंगी दवाइयां हो गई हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि देश में कैसे गरीबी मिटाया जा सके, कैसे एक गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सके। आज एमबीबीएस करने के लिए एक सरकारी सीट पे भी उसको लाखों रुपया देना पड़ता है, कहां से बनेगा गरीब का बच्चा डॉक्टर। तो ऐसे मुद्दे माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने। बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, वो घमंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, तो एक दूसरे का बचाव करेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर सोचने वाली बात यह है कि ये जब राजस्थान जाते हैं वहां पे इलेक्शन लड़ते हैं, जब छत्तीसगढ़ जाते हैं वहां पे इलेक्शन लड़ते हैं, तो यही आम आदमी पार्टी कांग्रेस का 2,500 करोड़ का शराब घोटाला, 36,000 करोड़ छत्तीसगढ़ में 2,500 करोड़ का शराब घोटाले का मुद्दा उठाती है, और केंद्र में जब आती है तो वो उसी करप्शन को बचाने के काम करती है। तो देखिए आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता जो है अरविंद केजरीवाल, वो एक झूठे व्यक्ति हैं। उन्होंने अपनी बच्चों की कसमें खाकर झूठ बोले। तो जो नेता अपनी बच्चों की कसमें खाकर झूठ बोलता है, राजनीतिक फायदा उठाता है, राजनीतिक लाभ के लिए किसी स्तर तक जा सकता है। आज आप खालिस्तान पंजाब का हालत देख लीजिए, किस तरीके से वहां पे खालिस्तान चरमपंथी किस तरीके से एक्टिव हैं। खालिस्तान के नाम पर वहां पे किस तरीके से एक अराजकता फैली हुई है। आज वहां पे माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी को जाके वहां पर सिचुएशन को कंट्रोल करना पड़ता है। इनसे वहां सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इन्होंने पहले तो खालिस्तानियों से पैसा लेकर सरकार वहां पे बना ली, और वहां पे सरकार बनाने के बाद अब तो वो उग्रवाद पनपेगा, उसके लिए वो कोई लॉ एंड ऑर्डर का कानून तो ये उसके लिए करेंगे नहीं। तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी एक फेलियर का मॉडल है। इनका कोई भी मॉडल उठा लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल उठा लीजिए,
मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने कहा था कि हर मोहल्ले में खोलेंगे। कोरोना काल इतनी बड़ी महामारी आई, वो मोहल्ला क्लिनिक ध्वस्त हो गया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी काम नहीं आया। किस तरीके से कोरोना काल में इन्होंने ऑक्सीजन की होर्डिंग करी, दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग करी, इनके नेता उन सब में लिप्त पाए गए किस तरीके से। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन का ऑडिट होना चाहिए, तब ये भाग खड़े हुए। तो आम आदमी पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है, अपने आप को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देने वाली पार्टी आज एक्सपोज हो चुकी है कि वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन, कट्टर करप्ट पार्टी बनकर रह चुकी है। दूसरी बात देखिए, देश में जैसा मैंने पहले कहा कि रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, वो संवैधानिक तरीके से जो भी होगा, उस समय सिचुएशंस बनेंगे संवैधानिक तरीके से। जो भी कोई भी चीज संविधान से बाहर, दायरे के बाहर जाकर नहीं होता है। संविधान में जो न्याय संगत होगा, संविधान में जो उचित होगा, संविधान जो सजेस्ट करेगा, उसी दायरे में सारी चीजें होंगी। और एक देश एक इलेक्शन, ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, पहले भी होता आया है। तो क्या मुन्ना खान जी ये बताएंगे कि जब जवाहरलाल नेहरू जी के समय में एक देश एक चुनाव होता था तो क्या वो गलत था? मुन्ना खान जी को ना भविष्य का पता है, ना अतीत की इनको जानकारी है अपने पार्टी का, इसलिए ये अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। किसी भी समस्या को, आज देखिए, आज जो मुद्दा है हम उस पर बात करते हैं। किसी भी चीज को जब आप चर्चा करते हैं तो उसके पिछला जो पास्ट है उसके परिप्रेक्ष्य को देखना चाहिए। क्या ये काम पहले भी हो चुका है? अगर हो चुका है तो क्या उसके लिए संसाधन उस समय लगे थे? क्या कोई उस समय दुर्घटना घटी थी? क्या उस समय कुछ ऐसी सिचुएशंस उत्पन्न हुए थे कि ये काम नहीं आगे नहीं हो पाया? बिल्कुल इन सब चीजों पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मुन्ना खान जी आज के विषय को छोड़कर अनर्गल प्रलाप सारा दिन करते रहेंगे, लेकिन इनको आप सड़कों पे नहीं देखेंगे। ये ट्विटर के नेता हैं, राहुल गांधी ट्विटर के नेता हैं और ये उन्हीं के पक्षधर हैं। इनको आप सड़कों पे नहीं देखेंगे संघर्ष करते हुए कुछ भी। आज इन्होंने जिन भी मुद्दों को लेकर बात की, किसानों के मुद्दे पे बात की, जवानों के मुद्दे पे बात की, महिलाओं के मुद्दे पे बात की, किस एक प्रमुख मुद्दे पर ये सड़कों पे आपको कांग्रेस पार्टी नजर आई? एक भी मुद्दे पर नहीं। आज ये इजराइल को लेकर CWC के बाद ये अपना उसके रेजोल्यूशन लेकर आते हैं CWC की मीटिंग के बाद। लेकिन क्या इनकी इतनी सारी मीटिंग्स हुई घमंडिया गठबंधन की, कोई भी रेजोल्यूशन, ये कहते हैं कि ये महिला उत्पीड़न पे गंभीर है, कोई भी रेजोल्यूशन ये लेकर आए थे मणिपुर को लेकर? अगर ये पूर्वोत्तर के लिए गंभीर थे तो नहीं लाए थे। किसी भी किसान के मुद्दे पर कोई रेजोल्यूशन आया इनके घमंडिया गठबंधन से? नहीं आया। महंगाई को ये बहुत बड़ा मुद्दा आज मान रहे हैं, क्या महंगाई पर रेजोल्यूशन आया? नहीं आया। बेरोजगारी को ये बड़ा मुद्दा मानते हैं, क्या बेरोजगारी पे कोई रेजोल्यूशन आया? नहीं लाया। तो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी एक दिशाहीन राजनीति कर रही है और सिर्फ ये विघ्न संतोषी हैं। किसी भी काम में जब तक ये विघ्न न देख लें, इनको संतोष नहीं होता है। चाहे वो अच्छे से अच्छा काम कर ले, चाहे वो G20 का जैसा आयोजन देखा आपने, किस तरीके से वहां भी उन्होंने विघ्न डालने का काम किया। वहीं जब कॉमनवेल्थ का आयोजन होने जा रहा था, जब इनको मौका मिला कि देश को किस तरीके से विश्व पटल पे चमकना चाहिए, तो इन्होंने 50,000 का घोटाला कर दिया। तो ये फर्क है, ये बुनियादी फर्क है आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा में। अमित तिवारी जी, बीजेपी की कथनी करनी, नीति और नियत सब में फर्क है, ये कह रहे हैं बलदेव जी। बिल्कुल, इनकी कथनी करनी और नियत में अभी बता देता हूँ। आम आदमी पार्टी के नेता हैं राजेंद्र गौतम, आम आदमी पार्टी के नेता हैं गोपाल इटालिया। इन्होंने क्या किया था? हिंदू देवी देवताओं के बहिष्कार की बात की थी। गुजरात में चुनाव होता है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो कृष्ण का अवतार हैं और वो कंस का वध करने आए हैं। किसे कंस बोल रहे थे वो? वहीं दूसरी तरफ इनके नेता राजेंद्र गौतम हिंदू देवी देवताओं को बहिष्कार की बात करते हैं। हम सब ने वो विजुअल्स देखे हैं। गोपाल इटालिया ने क्या कहा था? हम सब ने वो विजुअल्स देखे हैं। तो बलदेव जी अपनी कथनी और करनी पहले सही कर लें, फिर दूसरों पे उंगली उठाएं तो अच्छा लगता है। इन्होंने कहा था कि एक बिजनेसमैन को फायदा देते। क्या इस देश के बिजनेसमैन इस देश का गौरव नहीं है? बलदेव जी आज इस चीज को बोल के जाएं। क्या इस देश का बिजनेसमैन इस देश का नागरिक नहीं है? क्या वो सम्मानित पूरे देश में क्या सिर्फ एक ही बिजनेसमैन है? ये पूछ रहे हैं बलदेव जी। 70% से ज्यादा रेवेन्यू नुकसान की केवल 10% उद्योगपतियों के पास पहुंचा दी है 10 साल में, केवल 10%। बिल्कुल, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ बलदेव जी। ठीक है, उसका जवाब भी दे रहा हूँ। जिस तरीके से आपने ठेके माफियों से, शराब माफियों से पैसे लेकर इलेक्शन लड़े गोवा के, वो भी तथ्य हैं।
जनता के सामने किस तरीके से आपने शराब माफियों से चंदा लेकर उगाही कराकर आपने गोवा का इलेक्शन फंड किया, वो तथ्य भी देश के सामने है। तो इस पर बयानबाजी करना आपको शोभा नहीं देता। आपने कौन से दिल्ली में एक ऐसा बड़ा उद्योगपति बताइए जिसको आपने स्टैब्लिश किया कि वो 10 लाख लोगों को नौकरी दे सके? किसे स्टैब्लिश किया आपने? किसी को आगे बढ़ने दिया? दिल्ली में एक उद्योगपति बताइए जो 10 लाख लोगों